वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम पटवार, ग्राम सेवक, राजस्थान पुलिस, वनपाल, वन रक्षक, कोई भी राजस्थान का एग्जाम हो, आरबीएससी जो राजस्थान बोर्ड की बुक है राजस्थान अध्ययन, उससे क्वेश्चन निश्चित तौर पे पूछे जाते हैं। इसलिए हमने मुहिम शुरू किया है कि राजस्थान अध्ययन की जितनी भी बुकें आ रही है उन सब का निचोड़ आपको हर एक वीडियो के माध्यम से दिया जाए। जैसे आपको इससे पहले राजस्थान अध्ययन की कक्षा 7 की बुक का निचोड़ दिया था, आज आपको कक्षा 8 की बुक का हम निचोड़ देने जा रहे हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना और इसके पास लगे बेल आइकन के घंटे को दबा लेना, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। जल्दी से लाइक जरूर करना, सपोर्ट जरूर करना, क्योंकि हमारी हर एक क्लास आपके लिए, हर एक एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण साबित है। पहला देखिए, सन 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या कितनी है। देखिए, मैं स्पेशल कक्षा 8 के राजस्थान अध्ययन में जो भी निचोड़ है वो लेके आए हूं, ध्यान रखना। उसी के हिसाब से ये हम पढ़ेंगे। अनुसूचित जनजाति समझते हो आप, एसटी जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक है। राजस्थान में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या कितनी है, तो लगभग 13.5% है। इन टोटल हमारी जो 100% जनसंख्या है उसमें लगभग 13.5% जनजाति निवास करती है, और खास करके राजस्थान के दक्षिणी राजस्थान में सबसे ज्यादा निवास करती है। और हम कह सकते हैं कि उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और इस क्षेत्र में बाहुल्य जनजातियों का, तो 13.5% ये राजस्थान की कुल जनसंख्या का है। तो बहुत ही खास और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में सीधा सीधा पूछा जाता है, क्योंकि आरबीएससी की बुकों में इस प्रकार के क्वेश्चनों को डाल रखा है। सन 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले में है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 2011 की जनगणना से क्वेश्चन आता ही आता है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का सर्वाधिक लिंगानुपात है वो डूंगरपुर जिले का है, 994। यानी प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है, 994 है। ये आपको याद रखना है। और सबसे कम जो हमारा लिंगानुपात है वो धौलपुर का है, 846। तो इसको भी याद रखना। और राजस्थान का जो लिंगानुपात है वो 928 है, क्योंकि प्रति 1000 महिलाओं पर पुरुषों की संख्या होती है। आपसे पूछे सर्वाधिक लिंगानुपात वाला संभाग कौन सा है, तो आपको उदयपुर संभाग बताना है। सन 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों का लिंगानुपात कितना है, यानी 0 से 6 वर्ष का जो शिशु लिंगानुपात होता है वो हमारे राजस्थान का कितना है, तो बिल्कुल 888 है। कितना? 888 है। और अच्छे तरीके से इन क्वेश्चनों को पढ़ना, क्योंकि जो मैं आपको बता रहा हूँ बस इसी प्रकार के ही पेपर में क्वेश्चन आ रहे हैं। आपने पिछले एग्जाम का एनालाइज किया होगा तो आपने देखा होगा। राजस्थान की एकमात्र जनजाति जिसे भारत सरकार ने आदिम जनजाति समूह सूची में शामिल किया है, बहुत ही खास। राजस्थान एकमात्र जनजाति जिसे भारत सरकार ने आदिम पिछड़ी जनजाति के समूह में शामिल किया है, तो वो सहरिया जनजाति है। और ये सहरिया कहाँ पे रहती है? 12 जिले के अंदर रहती है। आपने नाम सुना होगा, सीताबाड़ी का मेला लगता है। अभी रीट के अंदर क्वेश्चन है, सीताबाड़ी का मेला ये सहरिया जनजाति से ही संबंधित है। कहाँ लगता है? 12 के अंदर लगता है। तो सहरिया जनजाति। आपसे पूछे मीणा राजस्थान में सबसे ज्यादा कहाँ पे है, तो जयपुर में है। और दूसरी बड़ी जनजाति है मीणा, भील के बाद, ये सॉरी, सबसे बड़ी जनजाति राजस्थान में है वो मीणाओं की है, और सबसे ज्यादा शिक्षित है और सबसे ज्यादा है कहाँ पे? जयपुर में। भील राजस्थान की सबसे पुरानी जनजाति है और सर्वाधिक उदयपुर में निवास करती है। अब देखिए, बड़ा ही आसान, कक्षा 8 के मानसिक क्षमता कितनी होती है, उसकी बुद्धि कितनी होती है, उस हिसाब से क्वेश्चन है। लिंगानुपात से आज से क्या है, जो मेरे प्यारे भाई बहन जो नए स्टार्ट किए हैं अभी, जिनका बेस्ट बनना स्टार्ट हुआ है, वो इस प्रकार के क्वेश्चनों का जरूर ध्यान दें। तो हमेशा प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की जो संख्याएं होती है उसे हम लिंगानुपात कहते हैं। सन 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल साक्षरता कितनी है? सन 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल साक्षरता कितनी है? तो जाहिर सी बात है आपको इन चीजों का पता है। 66.1 यानी 66.11%। जब आपसे पूछे कि राजस्थान की पुरुष साक्षरता कितनी है, तो आपका जवाब आ जाता है 79.2%। और जब आपका जवाब आ जाता है कि महिला, जब आपसे पूछा जाए महिला साक्षरता कितनी है, तो आपका उत्तर आ जाता है 52.1%। सबसे ज्यादा महिला साक्षरता कोटा की है और सबसे कम जालोर की है। उसी प्रकार पुरुष साक्षरता सबसे ज्यादा झुंझुनू की है और सबसे कम प्रतापगढ़ की। अगला, राजस्थान के किस जिले में डामोर जनजाति निवास करती है? बहुत ही खास जनजाति, जो जहाँ यहाँ के जो पुरुष होते हैं वो आभूषण पहनना पसंद करते हैं, डामोर जनजाति। और नाम से ही पता चल रहा है, डामोर जनजाति डूंगरपुर जिले में पाई जाती है। कहाँ पे? डामोर डूंगरपुर जिले में निवास करती है। राजस्थान के किस जिले में सांसी जनजाति पाई जाती है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक जनजाति क्षेत्र में आती है सांसी समाज, जो
समार्ट के रूप में भी काम करती है। तो सांसी जो पूछे तो भरतपुर, यानी खास करके भरतपुर जिले में सांसी जनजाति का निवास है। तो ये क्वेश्चन सीधे सीधे आपके राजस्थान अध्ययन कक्षा 8 की बुक में दिए। उससे पहले मैंने कक्षा 7 की बुक आपको करवा दी बढ़िया तरीके से, ठीक है। उससे पहले अगर आप प्ले लिस्ट में जाके देखोगे ना, कक्षा 6, कक्षा 7 और कक्षा 8 की बुकें भी मैंने विस्तार से बताई हुई है स्पेशल, तो आप उन्हें पढ़ सकते हो। लेकिन यहाँ क्वेश्चन टाइप है तो ज्यादा आपके समझ में आएगा। और दो, जब भी भरतपुर की बात आती है तो आपको एक नृत्य याद रखना है, बम्ब नृत्य कहाँ का है? भरतपुर का। सहरिया जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो मैंने आपको बता दिया, सहरिया जनजाति है वो 12 जिले के अंदर पाई जाती है। अब मिलती जुलती है ग्रासिया, कई बार बच्चे फ्यूज होते हैं ग्रासिया और सहरिया। ये ग्रासिया जनजाति तो पाई जाती है सिरोही में, और जो सहरिया जनजाति है ना, वो कहाँ पाई जाती है? 12 में पाई जाती है। राज्य में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या किस जिले में पाई जाती है? राज्य में सर्वाधिक जो नगरीय जनसंख्या है वो किस जिले में पाई जाती है? इसका उत्तर आपका हो जाएगा कोटा जिले में। क्या सा? क्योंकि जिस शहरी क्षेत्र में सबसे ज्यादा नगरीय जनसंख्या है वो कोटा में। अब आपका उत्तर यहां नहीं होगा कि आप जयपुर कर सकते हो, क्योंकि जयपुर में शहरी जनसंख्या तो है, नगरीय जनसंख्या है, लेकिन ग्रामीण जनसंख्या भी बहुत अनुपात रखती है। इसलिए सबसे ज्यादा, यानी नगरीय गांवों की तुलना में नगरीय क्षेत्र ज्यादा है वो कोटा में। और आपको पता है राजस्थान में वर्तमान में 10 नगर निगम हो चुके हैं। जयपुर, जोधपुर, कोटा में दो दो नगर निगम स्थापित हो चुके हैं। पहले हमारे 7 थे, जो 7 संभाग है ना, वही 7 नगर निगम थे। वर्तमान में 10 हो चुके हैं, तो इसको आप जरूर याद रखोगे। सन 2011 की जनगणना के अनुसार महिलाओं की साक्षरता कितनी है? तो अभी मैं आपको तुरंत अभी बता के जा चुका हूं, 52.12, यानी कह सकते हैं 52.1% महिला साक्षरता है राजस्थान की, और पुरुष साक्षरता है 79.2%। सन 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में न्यूनतम लिंगानुपात किस जिले का है? न्यूनतम, जिसे हमने पढ़ा था, सर्वाधिक लिंगानुपात डूंगरपुर का 994 और राजस्थान का 928 है। उसी प्रकार न्यूनतम लिंगानुपात पूछे तो धौलपुर का है महज 846 है। 1000 पुरुषों पर 846 महिलाएं। उसके बाद में जैसलमेर में 852 है। उसके बाद में करौली का नाम आता है। तो दो दो तीन तीन आपको याद रखनी जरूरी है, पेपर में जाहिर सी बात है पूछे जाते हैं, जैसे डूंगरपुर, राजसमंद, पाली, वो इधर याद रखना। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में राज्य के लगभग 61% भूभाग पर लगभग कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? बहुत खास है। हमारे राजस्थान को 4 भौतिक भागों में बांटा जाता है, जैसे कि आपको विदित है। उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, उसके बाद अरावली, पूर्वी मैदान और मैदानी प्रदेश। यहाँ 40% जनसंख्या निवास करती है, तो उत्तर हो जाएगा हमारा 40। अरावली में लगभग 10% जनसंख्या निवास करती है। पूर्वी मैदानी में हमारी लगभग 39% जनसंख्या निवास करती है। और जितनी बाकी बच जाती है आपकी, कितनी बच गई? 50, 30, 89, 11% के आसपास दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में जनसंख्या पाई जाती है। राजस्थान की जनसंख्या में वृद्धि दर 2011 में 31.3% हुई। बिल्कुल आपको बताया कि राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि दर 31.3 है। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर निम्न में से किस जिले में हुई? तो सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि दर हुई थी वो बाड़मेर में हुई थी, 32.5। ठीक है, याद रखें, आपसे पूछे कि सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर सबसे ज्यादा बाड़मेर में, फिर जैसलमेर में, फिर जोधपुर में, फिर बांसवाड़ा, जयपुर में। ठीक है, इसको याद रखना। सबसे कम जो जनसंख्या वृद्धि हुई वो श्री गंगानगर जिले में हुई थी, महज 10%। और पिछले 10 सालों में कम से कम 1000 बार क्वेश्चन आ गया, उसे जितने भी एग्जाम हुए लगभग क्वेश्चन आता है निश्चित है गंगानगर का और बाड़मेर का। तो सन 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या, अब आपका पूरा कंप्लीट मुख्य मुख्य चीजें जनगणना की सारी क्लियर हो जाएगी, क्योंकि पेपर में ये आरबीएससी की किताब में दे रखा है। तो सन 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या 6.86 करोड़ है, कह सकते हैं 6.85 करोड़। ये जनसंख्या हमारे पूरे भारत की लगभग 5.41% है। ठीक है, 45, क्योंकि भारत की जनसंख्या 1 अरब से ऊपर जा चुकी है। क्षेत्रफल हमारा 3,42,239 करोड़ है, जो पूरे भारत का लगभग 10.41% है। तो इसको याद रखना, पेपर में इस प्रकार के क्वेश्चन कई बार पूछ लीजिए। राजस्थान की वस्त्र नगरी और राजस्थान का मैनचेस्टर कौन से जिले को कहते हैं? राजस्थान की वस्त्र नगरी और राजस्थान का मैनचेस्टर, तो जाहिर सी बात है भीलवाड़ा को कह देते हैं। इसे अब्रक नगरी भी कहा जाता है। इस भीलवाड़ा जिले की आकृति आयताकार है। कौन सी? आयताकार है, ये भी याद रखना, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत बार। और बागोर सभ्यता भीलवाड़ा में स्थित है, कोठारी नदी के किनारे। तो राजस्थान का मैनचेस्टर क्यों कहते हैं? सूती वस्त्र मिल की सबसे ज्यादा मिले हमारे भीलवाड़ा में स्थापित है। राजस्थान में सर्वाधिक उपलब्ध खनिज कौन सा है? ये क्वेश्चन अभी रीट के अंदर क्वेश्चन आया था, देखो। और ये सीधा सीधा कक्षा कक्षा 8 की राजस्थान अध्ययन में क्वेश्चन पड़ा है इस प्रकार का ही। और ये क्वेश्चन रीट सेकंड लेवल में आ गया। राजस्थान में सर्वाधिक उपलब्ध जास्पर, देखो जास्पर का नाम आ जाए,
जस्ते का नाम आ जाए और वोल्स्टोनाइट का नाम आ जाए तो राजस्थान 100 का 100% होता है। जास्पर और वोल्स्टोनाइट तो पूरे 100% होता है। जस्ता लगभग 99%, 98% होता है। इसके अलावा तांबा, रॉक फॉस्फेट, ये सारी चीजें लगभग राजस्थान के अंदर उत्पादित होती है। मुख्य मुख्य याद रखना। मेरिनो खादी कहाँ की प्रसिद्ध है? तो जाहिर सी बात है, मेरिना, मेरिनो भेड़ है। मेरिनो, मेरिना खादी कहाँ की प्रसिद्ध है? तो जब भी नाम आए मेरिनो खादी का, खादी आपको पता है महात्मा गांधी जी के नाम से खादी प्लाजा भी जयपुर में स्थापित किया जा रहा है। तो मेरिनो खादी का जब नाम आए तो आपका उत्तर हो जाएगा जोधपुर की प्रसिद्ध है। जैसे चोकला भेड़ है ना, राजस्थान की मेरिनो कहते हैं चोकला भेड़ को। तो इस मेरिनो की जो ऊन है उसके लिए जो जो भी वस्त्र वगैरह या भी जो भी गलीचे वगैरह बनाए जाते हैं उसके लिए जोधपुर प्रसिद्ध है। राज्य का सबसे प्राचीनतम उद्योग कौन सा है? राज्य का सबसे प्राचीनतम उद्योग आएगा तो सूती वस्त्र उद्योग आएगा, ध्यान रखना। और सबसे बड़ा कृषि पर आधारित सबसे बड़ा उद्योग भी कौन सा है? सूती वस्त्र उद्योग है। फिर चीनी उद्योग आता है। राज्य का प्रथम सीमेंट कारखाना 20वीं सदी के दूसरे दशक में किस जगह पर खोला गया? अब देखिए 20वीं सदी का मतलब है, इसका मतलब 1900 कुछ होगा, दूसरे सदी में 1916 में। 1916 में राजस्थान का प्रथम सीमेंट कारखाना लाखेरी बूंदी के अंदर खोला गया। कहां पे? लाखेरी बूंदी में 1916 में राजस्थान का प्रथम सीमेंट कारखाना खोला गया। ये आपके लिए बहुत खास हो जाता है। अगला, राजस्थान की प्रथम शक्कर मिल 1932 में द मेवाड़ शुगर मिल स्थापित की गई, ये कहाँ है? तो बहुत सारे विद्यार्थी हैं जिनको बेस अभी तक पूरा क्लियर पता नहीं है और पेपर में क्वेश्चन इस प्रकार कहेंगे। तो राजस्थान की प्रथम शक्कर मिल का मतलब चीनी मिल, राजस्थान की प्रथम चीनी मिल 1932 में द मेवाड़ शुगर मिल स्थापित की गई भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में। ये निजी क्षेत्र की थी। उसके बाद में केशवरायपाटन बूंदी में सहकारी क्षेत्र की खोली गई और उसके बाद में श्री गंगानगर के अंदर सार्वजनिक क्षेत्र की चीनी मिल खोली गई। सीमेंट उत्पादन का भारत में अग्रणी राज्य कौन सा है? सीमेंट उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य कौन सा है? तो बिल्कुल राजस्थान है। राजस्थान है उत्पादन में। हालांकि संयंत्र बहुत ज्यादा आंध्र प्रदेश में स्थापित किए गए, लेकिन वर्तमान में सबसे ज्यादा सीमेंट उत्पादन कर रहा है राजस्थान कर रहा है। ये आंकड़ा चलता रहता है, कभी आंध्र प्रदेश टॉप पे आ जाता है, कभी राजस्थान आ जाता है, लेकिन राजस्थान वर्तमान में है। और सीमेंट उत्पादन राजस्थान वर्तमान सबसे ज्यादा चित्तौड़गढ़ कर रहा है, क्योंकि इस क्षेत्र में चूना पत्थर की अधिकता है। और आपसे पूछे राजस्थान में सबसे ज्यादा भविष्य में सीमेंट उत्पादन की सबसे ज्यादा संभावना है तो वो जैसलमेर में जताई जा रही है। सोने चांदी के आभूषणों और रत्नों के लिए विश्व विख्यात केंद्र कौन सा है? ये तो जानते हो, जब सोने चांदी का नाम आ जाए, मीनाकारी का नाम आ जाए, सांगानेरी प्रिंट, बगरू प्रिंट, इनके नाम आ जाए तो जयपुर बहुत ही खास प्रसिद्ध। सीमेंट का कारखाना राजस्थान में कहाँ स्थित है? आसान सा क्वेश्चन है, जवाब मुझे कमेंट में जरूर दोगे, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन आपके लिए बहुत खास हो जाते हैं। तो ब्यावर अजमेर में सीमेंट का कारखाना स्थित है। नमक उद्योग का कारखाना किस जिले में स्थित है? नमक उद्योग का कारखाना, नमक आपको पता है हमारे राजस्थान में सर्वाधिक जो खारे पानी की झील है वो नागौर में है। और लगभग खारे पानी झीलों से नमक का उत्पादन किया जा रहा है। नागौर के बाद सीकर में है। और डाटा विभाग कहता है कि राजस्थान में 10 नमक की मुख्य जो है झील है। तो इसका आप मुझे जवाब दे दीजिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। उत्तर आ जाएगा नमक उद्योग के लिए प्रसिद्ध है नावा नागौर, जिसे नमक की मंडी भी कहा जाता है। राजस्थान में सबसे बड़ा सेज कौन सा है? ये आज सुबह 7 बजे अगर किसी ने क्लास देखी होगी तो उसमें मैंने एक क्वेश्चन करवाया था, निर्यात संवर्धन। तो सेज होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन सीतापुरा जयपुर। कौन सा सेज? सीतापुरा जयपुर। क्वेश्चन सीधा आपसे पूछा जाएगा, निर्यात संवर्धन के लिए इसको स्पेशल बनाया गया है। राष्ट्रीय मरु उद्यान किस जिले में है? राष्ट्रीय मरु उद्यान किस जिले में है? तो जैसलमेर में है। अब इसकी खासियत बताता हूँ, राजस्थान का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, जिसकी जो क्षेत्रफल है जिसका 3162 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। ये जैसलमेर में भी है और बाड़मेर में भी है। यहाँ सेवण घास पाई जाती है, गुड़ावन पक्षी की ये प्रजनन स्थल इस क्षेत्र को कहा जाता है। इसी जैविक उद्यान के अंदर यहाँ पे अक्कलवुड फॉसिल पार्क है और यहाँ पे एक 80 मीटर लंबी और 60 मीटर चौड़ी एक भूगर्भिक लाठी सीरीज जिसको कहते हैं जल भूगर्भिक प्रवृत्ति पाई जाती है, जहाँ सेवण घास अत्यधिक मात्रा में होती है। ऊंट महोत्सव किस जिले का प्रसिद्ध है? तो बहुत ही आसान आपके लिए क्वेश्चन, ज्यादा इसमें आपको कुछ करना ही नहीं है। ऊंट महोत्सव बीकानेर का प्रसिद्ध है और जनवरी के अंदर इसका आयोजन किया जाता है। घड़ियाल और मगरमच्छों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध अभयारण्य कौन सा है? जो घड़ियाल होते हैं और मगरमच्छों के संरक्षण के लिए
कौन सा अभयारण्य प्रसिद्ध है? तो जाहिर सी बात है चंबल नदी में घड़ियाल और मगरमच्छ सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो चंबल अभयारण्य जो अपने उत्तर प्रदेश, जो ये अपने सॉरी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान की सीमा के किनारे किनारे यहाँ पे जो क्षेत्र है ना, कोटा, ये सवाई माधोपुर, धौलपुर, यहाँ तक लंबा इसको विस्तृत किया गया है। राजस्थान में मेट्रो रेल का विकास किस जिले में हुआ था? बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है कि राजस्थान के किस शहर में मेट्रो का संचालन होता है। तो 2015 से एशिया विकास बैंक के सहयोग से जयपुर के अंदर मेट्रो का संचालन किया जा रहा है और जोधपुर में ये प्रस्तावित है। जयसमंद झील कहाँ स्थित है? ये देखिए इतना लाजवाब क्वेश्चन है कि एग्जामिनर को पता नहीं क्या पसंद आ रहा है, ये क्वेश्चन हर पेपर में डालता है। अभी हाल ही में रीट का पेपर हुआ ना, उसमें भी इसने डाल दिया। उसका उत्तर हो जाएगा जयसमंद झील, उदयपुर में। कहते हैं कि भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम मीठे पानी की झील इसे माना जाता है। वैसे तो अपने गोविंद सागर झील है ना, तो कहाँ पे, हिमाचल के अंदर, हिमाचल जम्मू की सीमा पे, वहां पे भी उसे भी कहते हैं, लेकिन ये मीठे पानी की भूल है, वो बड़ी है, ध्यान रखना, ये मीठे पानी की सबसे बड़ी इसको माना जाता है। अब क्वेश्चन आता है, ये लसाड़िया पठार के लसाड़िया पठार के आसपास स्थित है, ये भी ध्यान रखना। पर्यटक स्थल आहड़ किस जिले में? देखो कितना आसान क्वेश्चन है। पर्यटक स्थल आहड़ किस जिले में? क्योंकि एक पुरातात्विक स्थल है जो बेड़च नदी के किनारे उदयपुर में स्थित है, जिसकी खोज 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा की गई। सोनारगढ़ का किला किस जिले में स्थित है? सोनारगढ़, जिसे स्वर्णगिरी, जैसलमेर, कमरकोट, गोरागढ़, राजस्थान का अंडमान रेगिस्तान, राजस्थान का गुलाब, गलियों का दुर्ग कहा जाता है, झरोखों का दुर्ग कहा जाता है, जैसलमेर के अंदर स्थित है सोनारगढ़ का किला। जैसलमेर में, याद रखना, 1155 में, या कह सकते हैं 12वीं शताब्दी में, रावल जैसल हट्टी ने इसका निर्माण करवाया था। सर्वाधिक 99 ब्रुजर 2013 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। 2.5 शाखों के लिए प्रसिद्ध है। अब मुझे कमेंट करके बता देना कि ये किस पहाड़ी पर स्थित है। सोनारगढ़ का किला किस पहाड़ी पर स्थित है? मैं ऑप्शन भी दे देता हूँ, चित्रकूट पहाड़ी पे, त्रिकुट पहाड़ी पे, चिड़ियाटुक पहाड़ी पे, या जरगा की पहाड़ी पे। 4 ऑप्शन देता हूं, सारे विद्यार्थी इसका कमेंट में जवाब देना। चित्रकूट, त्रिकुट, चिड़ियाटुक या जरगा पहाड़ी पे सोनारगढ़ का किला किस पहाड़ी पे स्थित है? अगला देखो, शानदार क्वेश्चन है, ध्यान रखना, बढ़िया तरीके से पढ़ोगे ना, दिमाग में सेट होना चाहिए। क्वेश्चन पेपर में गलत नहीं होना चाहिए। मैं तो एक बात कहता हूं कि आपका क्वेश्चन सरल आए चाहे टफ आए, आपका क्वेश्चन अगर सरल गलत हो गया तो आपको बहुत नुकसान। राजस्थान में सर्वाधिक विकास किस परिवहन का हुआ है? तो जाहिर सी बात है, राजस्थान में जल परिवहन का तो हो नहीं सकता, वायु परिवहन का भी इतना नहीं है, सिर्फ सड़क परिवहन का हमारे राजस्थान में सर्वाधिक विस्तार हुआ है। राष्ट्रीय राजमार्गों में कौन सी सड़कें शामिल है? राष्ट्रीय राजमार्गों में कौन सी सड़कें शामिल है? तो राष्ट्रीय यानी एनएच जिसको कहते हैं, केंद्र सरकार के अधीन जो काम करती है वो राष्ट्रीय राजमार्ग, तो राज्य सरकार के अधीन काम करती है वो राज्य सरकार की राज्य जो होती है वो सड़कें काम होती है। तो हमारे राजस्थान जीके का हर एक टॉपिक उपलब्ध है। अगर कोई भी आपको टॉपिक देखना है, जैसे आपको देखना है राजस्थान का परिवहन, तो आप राजस्थान का परिवहन भाई नानक क्लासेज लगाओ, आपको टॉपिक मिल जाएगा। और कोई विद्यार्थी आरएस की, पटवारी की, ग्राम सेवक, राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहा है, तो हमारी पीडीएफ उपलब्ध है राजस्थान करंट अफेयर्स की। अगर कोई विद्यार्थी 2020 की और 2021 की सितंबर तक अगर लेना चाहता है, इनके सबके प्रिंट निकल सकते हैं। बड़ी खास बात है इसमें, योजना, खेल प्रदर्शन पुरस्कार सब शामिल किया गया है। तो आप 80944962 इस नंबर पे आपको सुविधा है फोन पे की, गूगल पे की, पेटीएम की, 100 रुपए पे करने हैं और इसी नंबर पे आपको व्हाट्सएप के माध्यम से पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी, उसकी आप प्रिंट निकाल सकते हो स्पेशल। अगर कोई विद्यार्थी खरीदना चाहता है, क्योंकि हमारे द्वारा दिया गया राजस्थान करंट अफेयर्स आपको क्वेश्चन अगर जितने भी आते हैं बाहर नहीं जाएगा, ये एक बड़ी खासियत ध्यान रखना। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना में कौन सा महानगर शामिल नहीं है? स्वर्णिम चतुर्भुज योजना में कौन सा महानगर शामिल नहीं है? तो जाहिर सी बात है जयपुर शामिल नहीं है, क्योंकि इधर दिल्ली, इधर आपका मुंबई, इधर आपका कोलकाता और इधर चेन्नई, ये स्वर्णिम चतुर्भुज में शामिल है, ध्यान रखना। त्रिकोण में पूछे तो उसमें जयपुर, आगरा, दिल्ली शामिल है। भारत में प्रथम रेल महाराष्ट्र के मुंबई से थाने के बीच किस वर्ष चलाई गई? भारत में प्रथम रेल महाराष्ट्र के मुंबई से थाने के बीच किस वर्ष चलाई गई थी? बिल्कुल बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, 16 अप्रैल 1853 को चलाई गई थी। और राजस्थान में ये कब चली थी? राजस्थान में कहां से कहां तक चली थी? तो बांदीकुई से आगरा फोर्ट तक चली थी, आपको बिल्कुल पता होगा, जो खास एक चली थी। और एक मेड़ता सिटी से मेड़ता शहर तक एक चली थी,
रेल बस सेवा चली थी, जो वर्तमान में राजस्थान सरकार ने फरवरी 2020 से उसको बंद कर दिया है। राजस्थान का सबसे व्यस्तम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सांगानेर किस जिले में है? बहुत ही आसान, राजस्थान का एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जो देश का 14वां अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। यह किस जिले में है? तो जयपुर में अंतर्राष्ट्रीय, तो एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय, हालांकि दूसरा प्रस्तावित है डब्बोक उदयपुर के अंदर। उत्तर पश्चिमी रेलवे मंडल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? राजस्थान में 18 जोन है। कितने? 18 जोन है, जिसमें से उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन मंडल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जयपुर के अंदर स्थित है। और इसके अधीन ध्यान रखना 4 मंडल आते हैं। इसके अधीन 4 मंडल आते हैं, बीकानेर खुद जयपुर का, और इसके बाद में अजमेर का और जोधपुर का 4 मंडल आते हैं। एक हमारे मंडल और है कोटा, जो बिलासपुर मंडल के अंदर आता है। मेट्रो रेल की शुरुआत कब हुई थी? ये देखिए आपके सामने क्वेश्चन आ गया। हमारे राजस्थान के अंदर मेट्रो रेल की शुरुआत जून 2015 से मेट्रो की शुरुआत होती है। हालांकि अब इस मेट्रो को भूमिगत मेट्रो भी बना दिया गया है। लगभग 11.2 किलोमीटर इसकी लंबाई हो चुकी है। पिछले साल ही पहले 9 पॉइंट कुछ थी, 9.2 या 3 कितनी थी, उसमें इतना और जोड़ के अब ये जो ट्रेन है वो भूमिगत भी चलने लगी है। तो मेट्रो की शुरुआत जून 2015 से एशिया बैंक के एशियन विकास जो डेवलपमेंट एडीबी है उसके सहयोग से चल रही है। ग्रामीण गौरव पंथ योजना का मुख्य उद्देश्य है, तो ग्रामीण गौरव पथ है ना, गांवों के अंदर जो आपने देखा होगा चकले वगैरह लग रहे हैं, पहले ईंटें वगैरह लगी थी, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ग्रामीण गौरव पथ का जो मुख्य उद्देश्य है, ग्रामीण क्षेत्र को मेगा हाईवे से जोड़ना। क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों को मेगा हाईवे से। भारतमाला परियोजना आपने देखा जगह जगह और ब्रिज, अंडर ब्रिज कितने बड़े बड़े बने हुए हैं, देखा ना। तो लगातार इस क्षेत्र पे, और राजस्थान सड़क निर्माण के मामले में महाराष्ट्र के बाद दूसरे स्थान पे है। ये भी ध्यान रखना, राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण पे भी महाराष्ट्र के बाद राजस्थान दूसरे स्थान पे लगातार काम कर रहा है। स्मार्ट सिटी में राजस्थान नंबर 1 बना हुआ है। किसमें? स्मार्ट सिटी में। सौर ऊर्जा के क्षेत्र में राजस्थान नंबर 1 बना हुआ है। गुड गवर्नेंस के क्षेत्र में राजस्थान नंबर 1 बना हुआ है। तो बहुत ही खास, पर्यटन के क्षेत्र में भी राजस्थान को लगातार पुरस्कार मिल रहे हैं, पुरस्कार। सरकार द्वारा संचालित आर्थिक क्षेत्र की योजनाएं कौन सी है? तो सरकार द्वारा आर्थिक क्षेत्र की देखो, भामाशाह रोजगार सृजन योजना भी चल रही है, जिसका नाम अब जन आधार कार्ड योजना हो गया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना का निर्माण किया जा रहा है। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के शुरुआत हुई, जिसमें बेरोजगारी भत्ता 3000 प्लस 1000 और बढ़ा दिया पुरुषों के लिए, और महिलाओं और विशेष जनों के लिए 3500 प्लस 1000 और बढ़ा दिया, जिसकी शुरुआत 2019 से 2019 में और 2020 में इसकी सही रूप से घोषणा हो चुकी है। तो ये सभी उत्तर हो जाएगा। सरकार द्वारा संचालित कृषि क्षेत्र में संचालित योजनाओं में सम्मिलित नहीं है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। बिल्कुल, बीमा आता है हर एक किसान वर्ग के, जब भी वो प्रीमियम कटता है रबी फसल का, खरीफ फसल का और वाणिज्यिक फसल का, अगर प्रीमियम कटता है ना, तो उसका बीमा निश्चित आता है। राष्ट्रीय आयुष मिशन, राष्ट्रीय आयुष मिशन, बिल्कुल आयुष मिशन के तहत कृषि क्षेत्र में काम किया जा रहा है। किसान कलेवा योजना, ये देखिए बहुत खास योजना है, इस योजना किसान कलेवा योजना। लेकिन कृषि के क्षेत्र में मुख्यमंत्री युवा संबल योजना का कोई संबंध नहीं है, क्योंकि इसमें बेरोजगारों को आर्थिक क्षेत्र में आर्थिक क्षेत्र सहायता दी जाती है, वो है। तो याद रखना कृषि क्षेत्र है। और अब की बार सरकार ने घोषणा की थी कि अगला जो बजट है हम अलग से भी पेश करेंगे। राजस्थान के वर्तमान कृषि मंत्री लालचंद कटारिया है। सतत विकास लक्ष्य में कितने लक्ष्य निर्धारित किए गए? बहुत इंपॉर्टेंट, अभी कॉलेज लेक्चरर में प्रश्न आया था यहाँ से कि सतत विकास 10 जो पेश हुआ था, उसमें राजस्थान का कौन सा जिला टॉप पे रहा था? झुंझुनू। अब 20 जो पेश हुआ है उसमें कोटा जिला टॉप पे रहा है। इसमें 2030 तक का टारगेट है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 17 लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। याद रखना, कोई भी पेपर में आ सकता है। आयुष्मान भारत योजना का संबंध किससे है? आयुष्मान भारत योजना, अब जो मेरी रोज सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स की क्लास देखते हैं या हर वीडियो देखते हैं ना, उसके लिए कोई क्वेश्चन मुश्किल नहीं है। और देखो आपको करंट करवा रहे हैं, और सरकार ने इस राजस्थान अध्ययन की बुकों में दे दिया, अपनी योजनाओं का सार दे दिया सभी में। तो आयुष्मान भारत योजना का संबंध हालांकि पूरा डिटेल से नहीं, लेकिन थोड़ी थोड़ी बातें ये बच्चे को पता लगे, स्वास्थ्य से संबंधित है। आयुष्मान भारत योजना जो सरकार के द्वारा 2018 में केंद्र सरकार ने चलाई थी, और राजस्थान सरकार ने इसका नाम बदलकर एक अपने नाम से 2019 में चलाई थी। सरकार द्वारा संचालित ग्रामीण विकास संबंधी योजनाएं कौन सी है? सरकार द्वारा संचालित ग्रामीण विकास योजनाएं कौन सी है? तो मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम योजना है, बिल्कुल है। स्वच्छ भारत मिशन है जो 2 अक्टूबर 2014 से चला था, ये अभी क्वेश्चन पेपर में रीट में आया था। अटल भूजल योजना की शुरुआत हो चुकी है, तो ये सभी सही है, सारे ग्रामीण विकास के काम की। आईएम शक्ति फंड का संबंध किन योजना से है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 18 दिसंबर 2019 से इंदिरा महिला शक्ति योजना की शुरुआत हो चुकी है।
इसका संबंध किससे है? तो खास करके महिला सशक्तिकरण संबंधी योजनाओं से है। और इसमें महिला शक्ति संबंधी 5 प्रकार की योजनाएं मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं। वो 5 प्रकार का अलग-अलग क्षेत्र में फंड दिया जाता है। साझा अभियान का मुख्य उद्देश्य है, साझा अभियान तो बाल विवाह से मुक्ति प्राप्त करना साझा विवाह का उद्देश्य बहुत इंपॉर्टेंट है। हाल ही में सरकार ने बाल विवाह पे एक अधिनियम पास कर दिया था जिसमें विवाद भी चलता है और वो जल्दी कानून वापस लेने वाली है राजस्थान सरकार। तो विधवा विवाह ये सॉरी बाल विवाह से मुक्ति प्राप्त करना। और आपको पता है अक्षय तृतीया जब आती है विशाख शुक्ल तृतीया को, अक्षय तृतीया पर सबसे ज्यादा बाल विवाहिक अनुमति के अनुसार कहा जाता है कि बूंदी में सबसे ज्यादा और श्रीगंगानगर में सबसे कम। और बाल विवाह इस योजना का मुख्य उद्देश्य मातृ और शिशु मृत्यु दर को कम करना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य मातृ और शिशु मृत्यु दर को कम करना है। तो याद रखना राजस्थान जननी शिशु सुरक्षा योजना। किस योजना का मुख्य उद्देश्य औषधीय पौधों की खेती को प्रोत्साहन और दवाओं के लिए कच्चे पदार्थों की उपलब्ध को सहज बनाना है। यानी किस योजना का मुख्य उद्देश्य है इसका? सीधी सी बात है राष्ट्रीय आयुष मिशन। और राजस्थान के आयुष होम्योपैथिक आयुर्वेदिक जो मंत्री हैं वो डॉक्टर रघु शर्मा है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य बालिका संरक्षण में संलग्न व्यक्तियों और संगठनों को सम्मानित करना है। बालिका संरक्षण में अगर कोई संगठन है, कोई व्यक्ति काम कर रहा है तो उसके लिए सरकार गरिमा बालिका संरक्षण सम्मान योजना के तहत उन्हें सम्मानित करेगी। योजना कौन सी है? गरिमा बालिका संरक्षण व सम्मान योजना। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, बहुत कम अपनी गाइडेंस पढ़ते हैं लेकिन इन बुकों में इनको कंठस्थ कर रखा है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य शिक्षित युवाओं को 2 वर्ष की अवधि के लिए बेरोजगारी भत्ता देना है। तो ये तो आप जानते हो। अब सरकार देखो 2018 में बनी और ये योजना हालांकि पहले से चल रही है, लेकिन अब राजस्थान के जनों में ये क्वेश्चन आ रहे हैं तो हिसाब लगाओ पेपर में आएंगे कि नहीं। रीट का, कॉलेज लेक्चरर का, एसआई का पेपर देख लो, सीधे सीधे इन बुकों में से क्वेश्चन आ रहे हैं। इसलिए हमने ये मुहिम शुरू की है कि जितने भी ये इनकी बुकें निकाली हुई है सबका निचोड़ हम देंगे। तो मुख्यमंत्री युवा संबल योजना की जो शुरुआत हुई थी 2019 के अंदर, जिसकी जो फायदा मिलने लग गया था, याद रखना फरवरी से। इसकी खासियत ये है तो 2020 से मिलना शुरू हो गया था तो 2 साल के लिए दिया जाता है। कितने? 2 साल के लिए। इस योजना का मुख्य उद्देश्य सामुदायिक सहयोग के माध्यम से भूजल प्रबंधन में सुधार लाना है। तो भूजल प्रबंधन में सुधार लाएंगे तो कौन सा हो जाता है? भूजल का आता है तो अटल भूजल योजना। कौन सी? अटल भूजल योजना। अगला देखिए राजस्थान जन आधार योजना कब से शुरू की गई? पता होगा भामाशाह कार्ड की जगह जन आधार कार्ड शुरू हो चुका है और इसकी शुरुआत जो 2019 से हो चुकी है। 2019 में इसकी शुरुआत हुई थी, सही रूप से ये लागू हो गया था 1 अप्रैल 2020 से इसको लागू कर दिया गया था। अब भामाशाह की जगह हर एक योजना का लाभ आपको जन आधार कार्ड पे मिलता है। और मैंने स्पेशल राजस्थान की जो 26 से 27 फ्लैगशिप योजना है ना, आपको हालांकि मेरे पास हाँ ये चित्र बना हुआ है, 27 फ्लैगशिप योजना वीडियो दे चुका हूँ। जिस विद्यार्थी ने नहीं देखा जरूर देखना, क्योंकि इसमें इस प्रकार की सारी योजनाएं, क्या सिस्टम है, कितना क्या कुछ क्या पूरी डिटेल है इसमें, ये जरूर देख लेना। अभी ताजा 5-7 दिन पहले ही बनाया हुआ है। राज्य में चाइल्ड हेल्पलाइन है तो आपातकालीन पहुंच सेवा का टोल फ्री टेलीफोन नंबर क्या है? यानी चाइल्ड बालक के हेल्पलाइन के लिए 1098। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कब की गई? तो ये की गई 22 जनवरी 2015 को पानीपत हरियाणा से की गई थी। और राजस्थान में इसकी ब्रांड एम्बेसडर है अवनी लेखा। राज्य सरकार द्वारा राज्य महिला आयोग का गठन कब किया गया? बहुत खास क्वेश्चन है। राज्य सरकार द्वारा राज्य महिला आयोग का गठन कब किया गया? 15 मई 1999 को। कब? 15 मई 1999 को किया गया था। और 8 मार्च 2000 को ये काम करना शुरू हो जाता है। वर्तमान में राज्य महिला आयोग की जो अध्यक्ष है उसका पद खाली है, पहली थी, ठीक है, तो इसका पद क्या है वर्तमान में? खाली है। भूदान आंदोलन, उसे जो पहले थे सुमन शर्मा थी लेकिन अब पद खाली है। भूदान आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो नाम सुना होगा आपने, भूदान विनोबा भावे का। किसका? यानी भूमि दान करने की आंदोलन की शुरुआत की थी विनोबा भावे ने। राजस्थान निःशुल्क व अनिवार्य व बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010 को लागू किया गया था। ये कितना इंपॉर्टेंट है? राजस्थान निःशुल्क अनिवार्य व बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2010 जो पूरे देश में 1 अप्रैल 2010 से लगा था, लेकिन राजस्थान ने आरटीए की धारा 38 में कुछ संशोधन करते हुए, क्योंकि इसके तहत राज्य को यह
सुविधा होती है कि वो इसमें कुछ परिवर्तन कर सकते हैं। तो राजस्थान निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2010 को 1 अप्रैल 2011 से लागू किया था, जिसमें 10 अध्याय और 29 धाराएं हैं। राजस्थान निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010 के तहत निजी स्कूलों में कमजोर और पिछड़े वर्ग के बच्चों के लिए कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित है? ये भी अब की बार रीट में क्वेश्चन आया था। 25%, यानी पहली कक्षा में अगर कोई 6 से 14 वर्ष के बालक के लिए 25% सीटें आरक्षित है। राजस्थान निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2010 के तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा का प्रावधान किया गया है। वह कौन सा है? तो जाहिर सी बात है 6 से 14 वर्ष, तो कक्षा 1 से 5, यानी इसको प्रारंभिक रूप से देखें तो कक्षा 1 से 8 तक यह लागू हो जाता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 1 से 8 तक। आपको पता है 1 से 8 तक की कक्षा को प्रारंभिक शिक्षा कहा जाता है। ईवीएम का पूरा नाम, ईवीएम का पूरा नाम बहुत ही आसान है आपके लिए, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम का पूरा नाम है। इस वर्ष में राजस्थान सूचना का अधिकार कानून बनाने वाला राज्य का पहला राज्य बना था। सूचना का अधिकार कानून बनाने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बना सन 2000 के अंदर। हालांकि यह लागू 2005 से सूचना के अधिकार से सिस्टम हो जाता है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, सन 2000 में राजस्थान पहला राज्य है जिसने सूचना का अधिकार कानून लागू किया। नवंबर 1989 को संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा द्वारा बाल अधिकार समझौते को पारित किया गया, जिसमें बच्चों के कौन से अधिकार 4 मूल सिद्धांतों पर आधारित है। ध्यान रखना, मूल सिद्धांत जीने का अधिकार है, सुरक्षा का अधिकार है, विकास का अधिकार है, और तीसरा पढ़ने का भी अधिकार है। तो ये सारे उपयुक्त सभी। भारत सरकार ने नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत सरकार ने नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 लागू किया गया, जिसमें संशोधन करके 2019 में नया कानून आ चुका है। आपको पता है जब ये नागरिक अधिकार संरक्षण कानून आया था तो बहुत विवाद इसमें हुआ था। राजस्थान सरकार ने भी केंद्र सरकार द्वारा अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निरोधक कानून को कब लागू किया? ये क्वेश्चन बहुत नए हैं और पेपर में सीधे पूछे जा सकते हैं। यानी नए तो क्या है, लेकिन हमारे समझ में नहीं आए, हमने कभी नहीं पढ़ा, क्योंकि गाइडों में इतना इतना ज्ञान भरा होता है कि हम सब कुछ नहीं पढ़ पाते हैं, और जो हमें पढ़ना होता है वो हम कभी नहीं पढ़ पाते हैं। जिसकी हमें जरूरत नहीं होती वो हम पढ़ पाते हैं। तो अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निरोधक, इसलिए आप कहीं भी पूछोगे कि हमें राजस्थान जीके कैसे तैयार करना है, तो कोई भी जो महानुभाव होगा वो आपको यही सलाह देगा कि आप राजस्थान अध्ययन की, आरबीएससी की, एनसीईआरटी की बुकें पढ़ें, ताकि आपको जीके का अच्छा नॉलेज हो। क्यों? क्योंकि हिसाब लगाओ, अगर आप कक्षा 6 से कोई बुक पढ़ोगे, कक्षा 6 का बालक की जितनी मानसिक बुद्धि लब्धि होती है उस हिसाब से उसमें दिया होता है, और अगर उस हिसाब से आप पढ़ोगे तो आपके दिमाग में सेट आएगा। वहां से बेस बनता है, आपकी कड़ी से कड़ी जुड़ती है, छठी क्लास, 7वीं क्लास, 8वीं, 9वीं, 10वीं, उस हिसाब से, इस हिसाब से आप पढ़ोगे तो आपको फायदा होगा। तो 1989 पहला घरेलू हिंसा निरोधक अधिनियम कब पारित किया गया? पहला घरेलू हिंसा अधिनियम कब पारित किया गया? पिछले साल ये कांस्टेबल में भी क्वेश्चन आया था 2005 में। रखना कब? 2005 में, जो 2006 में लागू हुआ था। निष्पक्ष व नीतिपरक मतदान निम्न में से कौन सा है? निष्पक्ष और नीतिपरक, तो वो सूचित मतदान है। कौन सा सूचित मतदान है? वो निष्पक्ष और नीतिपरक मतदान है। नगर पालिका के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? नगर पालिका का जो अध्यक्ष होता है उसको क्या कहा जाता है? नगर पालिका का जो अध्यक्ष होगा ना, उसे क्या कहते हैं? नगर पालिका के अध्यक्ष को नगर पालिका अध्यक्ष कहते हैं। जैसे अपने नगर निगम है ना, नगर निगम है उसके अध्यक्ष को महापौर या मेयर कहते हैं। नगर परिषद है उसके अध्यक्ष को सभापति कहते हैं, और नगर पालिका के अध्यक्ष को नगर पालिका अध्यक्ष कहते हैं। आमतौर पर ग्राम सभा की बैठकें किस दिन नहीं होती है? आमतौर पर ग्राम सभा की बैठक किस दिन नहीं होती है? देखो 26 जनवरी को होती है, 15 अगस्त को होती है, 2 अक्टूबर को होती है, ठीक है, 1 मई को भी होती है, लेकिन 31 दिसंबर को नहीं होती। नगरीय स्वशासन की इकाई निम्न में से कौन सी एक नहीं है? नगरीय स्वशासन की इकाई, तो नगर में तो 3 होती है, नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका। ये जिला परिषद नहीं होती है, पंचायत स्तर पर होती है, जिसमें ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। हमारे देश में किस संविधान संशोधन विधेयक द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया? कौन सा था? 73वां संविधान संशोधन 1992 जो लागू 1993 को हुआ था। पंचायती राज व्यवस्था शुरू की गई, जिसकी शुरुआत आपको पता है 24 अप्रैल, जिसको हम पंचायती राज दिवस के रूप में बनाते हैं। ग्राम पंचायत का मुखिया कहलाता है। अब कक्षा 8 का बच्चा है तो उसे तो इस प्रकार के क्वेश्चन का नॉलेज होना चाहिए ना। अब बहुत सारे विद्यार्थी
क्या करते हैं, एमए बीए करते रहते हैं और उनको ये पता नहीं होता कि सरपंच को शपथ कौन दिलाता है, सरपंच कैसे चुना जाता है, सरपंच त्याग पत्र किसको देता है, सरपंच कब कब त्याग पत्र दे सकता है, सरपंच काम कौन से करवाता है। तो ये बेस है, इसलिए किताबें पढ़नी चाहिए। ग्राम पंचायत का मुखिया हमेशा सरपंच होता है, जो प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुना जाता है। इसको शपथ है, उस समय जो निर्वाचन अधिकारी होता है, तत्कालीन पीठासीन अधिकारी इसको शपथ दिलाता है। त्याग पत्र हमेशा विकास अधिकारी को देता है। ये सरपंच को हटाने का कार्य शुरुआत के न तो 2 सालों में होता है, न लास्ट के 2 सालों में होता है। बीच के साल में अगर आपने हटा दिया, अगर वो भी आपका अधिनियम, वो आपका बर्खास्त हो जाता है, अगर कामयाब नहीं होते तो 1 साल तक आप दोबारा उन पे त्याग पत्र का काम नहीं लगा सकते। जिला परिषद का मुखिया कौन होता है? अब देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। जिला परिषद का मुखिया जिला प्रमुख होता है, पंचायत समिति का प्रधान होता है। इनके जो सदस्य होते हैं उन्हें डायरेक्टर कहा जाता है, जैसे सदस्य कह सकते हैं, जैसे नगर पालिका इनके पार्षद होते हैं। पंचायत समिति का सरकारी पदाधिकारी क्या कहलाता है? पंचायत समिति का जो सरकारी पदाधिकारी होता है, खंड विकास अधिकारी कहलाता है, ठीक है, जिसको हम बीडीओ कहते हैं, खंड विकास अधिकारी, बीडीओ जिसको। और दूसरा, अभी ग्राम विकास अधिकारी की भर्ती आई हुई है, आपको पता है, अच्छे तरीके से पढ़ लेना। दिसंबर में एग्जाम है, 2 पेपर होंगे, इसके लिए चीजें आपको पढ़नी पड़ेगी। पंचायत समिति का मुखिया क्या कहलाता है? तो कौन हो गया? प्रधान हो गया। छोटी छोटी बातें इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में पहला ग्राम न्यायालय किस स्थान पे खोला गया? राजस्थान में पहला ग्राम न्यायालय किस स्थान पे खोला गया? तो ये बस्सी जयपुर के अंदर राजस्थान का पहला ग्राम न्यायालय खोला गया। ग्रामीण प्रशासन का छोटे से बड़े का कर्म कौन सा है? ये बता दिए, कर्म से। तो हमें पता है कि सबसे छोटी जो इकाई है वो कौन सी है? ग्राम पंचायत है। सबसे छोटी इकाई ग्राम पंचायत है। ग्राम पंचायत के बाद आती है पंचायत समिति, और पंचायत समिति के बाद आती है जिला परिषद। तो ये आ गया उत्तर, ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत सबसे छोटी है, फिर पंचायत समिति है, फिर जिला परिषद है। जिला परिषदों के कार्य में शामिल नहीं है। जिला परिषद के कार्य में क्या क्या शामिल नहीं है? देखो, पंचायतों की बैठकें, ग्राम सभाओं का पर्यवेक्षण करना है, पंचायत समिति और पंचायत को नीतियों द्वारा अंतरण करना ये भी है, जनता की शिकायत दूर करना ये भी है, माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करना इसके हाथ में नहीं होती है। ग्राम पंचायत के कार्य क्या है? स्वच्छता और पेयजल व्यवस्था करना, बिल्कुल करता है। सरपंच की व्यवस्था ये सरपंच ग्राम पंचायत में करता है ना। मार्ग में प्रकाश व्यवस्था कराना, ये भी स्ट्रीट लाइटें लगाई थी कभी, हालांकि लोग उखाड़ के ले जाते हैं, वो अलग बात है, लेकिन सरकार के द्वारा कोशिश की जाती है। मनरेगा कार्यक्रम का क्रियान्वयन और आवेदकों को रोजगार उपलब्ध करवाना, ये भी सही है। तो सारे काम है, क्योंकि 29 कार्य है, आपको पता है ग्राम पंचायत में। जैसलमेर का सोनारगढ़ दुर्ग किससे निर्मित है? देखिए, लाल बलुआ पत्थर से, मिट्टी से, कोटा स्टोन से, या पीले पत्थरों से? किससे? ये बताइए मुझे जल्दी से कमेंट करके। तो ध्यान रखना, पीले बलुआ पत्थर से। इसीलिए तो पीले पत्थर से पता है सूर्य की किरण पड़ती है, वो सोने जैसा चमकता है, इसलिए तो कहते हैं स्वर्ण, स्वर्ण नगरी कहते हैं इसको, इसीलिए तो। गागरोन का दुर्ग है, ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आया, मैं कहता हूं कितनी बार कह लो, प्रश्न इतना ही आता है। राजस्थान में जल दुर्ग का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा दुर्ग है? यह आएगा, गागरोन का दुर्ग है। जल दुर्ग है, अकेला जल दुर्ग है। किस प्रकार का? जल दुर्ग है, जल गिरी दुर्ग नहीं है, जल दुर्ग है। मिट्टी का किला नाम से कौन सा किला प्रसिद्ध है? मिट्टी का किला, तो मिट्टी का किला कौन सा है? लोहागढ़ किला भरतपुर के अंदर है, जिसको कहते हैं आज तक कभी अंग्रेज इसको जीत नहीं कहते, अविजित ये है, वो कभी जीता नहीं गया। द गोल्डन फोर्ट किस किले को कहा जाता है? द गोल्डन फोर्ट, बहुत ही नाम बड़ा जबरदस्त। गोल्डन फोर्ट जैसलमेर के किले को कहते हैं, 2.5 शाखों में प्रसिद्ध है। मैंने पीछे क्वेश्चन पूछा था कि गोल्डन फोर्ट यानी जैसलमेर का किला किस पहाड़ी पे स्थित है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? त्रिकुट पहाड़ी पर, त्रिकुट पहाड़ी। किस दुर्ग का सर्वाधिक उच्च भाग कटारगढ़ कहलाता है? किस दुर्ग का सर्वाधिक ऊंचा भाग कटारगढ़ कहलाता है? तो कुंभलगढ़ दुर्ग का जो भाग है कटारगढ़। कटारगढ़ की 3 चीजें खासियत रखना, कटारगढ़ को मेवाड़ की आंख कहते हैं, कटारगढ़ के बादल महल में महाराणा प्रताप का 9 मई 1540 को जन्म हुआ था, और कटारगढ़ में बैठे उद्दा की उसके पुत्र, सॉरी, कटारगढ़ में बैठे कुंभा की उसके पुत्र उद्दा ने 1468 में हत्या कर दी थी। 3 बातें कटार नुमाइश किया करती है कटारगढ़। देलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ स्थित है? देलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ स्थित है? आबू पर्वत सिरोही में। देलवाड़ा के मंदिर बहुत खास है, जैन धर्म है। खाटू श्याम जी का मंदिर कहाँ स्थित है? बहुत आसान आपके लिए, जो लगभग जाते हैं उन्हें तो पता है। भगवान की आराधना, देवों की, लोक देवता की आराधना, शक्ति और उन पे विश्वास, ये बहुत ज्यादा मजबूत और हमें शांति प्रदान करता है। ये बात ध्यान रखना।
खाटू सीकर के अंदर खाटू श्याम जी का मंदिर है। सोजित पाली की मेहंदी प्रसिद्ध है, जिसको राजस्थान का भी हाल ही में राजस्थान का 16वां उत्पाद बना है, जिसे जीआई टैग दिया गया। निवासा सीकर में जीण माता का मंदिर है। रणकपुर का जैन मंदिर कहाँ स्थित है? 1444 खंभों मथाई नदी के किनारे जैन धर्म से संबंधित रणकपुर के मंदिरों का समूह पाली के अंदर स्थित है। श्री एकलिंग जी का मंदिर कहाँ स्थित है? बहुत ही आसान, श्री एकलिंग जी का मंदिर कहाँ पे है? एकलिंग जी का मंदिर उदयपुर में है, किलासपुरी नागदा उदयपुर में, जिसका निर्माण पप्पा रावल ने करवाया था। और ये मेवाड़ के शासकों के दीवान कहकर इन्हें पूजे जाते थे, मेवाड़ के कुल देवता है। ऋषभदेव जी का जैन मंदिर का ये कक्षा 8 की आरबीसी बुक में दी है, वो सारी चीजें आपको बता रहा हूं। तो ऋषभदेव जी का जो जैन मंदिर है वो उदयपुर में स्थित है। हनुमानगढ़ के पल्लू में भद्रकाली माता का मंदिर है, ठीक है। और भारतीय मूर्तिकला का शब्दकोश किसे कहा जाता है? इस क्वेश्चन में काफी विद्यार्थियों के अपवाद रहता है, सर ये है ये है, तो ध्यान रखना। तो भारतीय मूर्तिकला का शब्दकोश है वो विजय स्तंभ को कहते हैं। अब ये विजय स्तंभ 9 मंजिला है, ठीक है। बहुत सारे विद्यार्थी इसका उत्तर कीर्ति स्तंभ पे जाते हैं, क्योंकि इनका दिमाग ज्यादा चलने लग जाता है, क्योंकि उतना ही सोचने देना है, क्योंकि दिमाग चलेगा, दिमाग बिल्कुल चलेगा जो अच्छा पड़ेगा। विजय स्तंभ की 9वीं मंजिल को पर कीर्ति स्तंभ, यानी कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है, ध्यान रखना। विजय जब उत्तर आ गया भारतीय मूर्तिकला का शब्दकोश, तो विजय स्तंभ को कहते हैं, क्योंकि इसकी 9 मंजिलों में भगवान विष्णु की और हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति है, इसलिए भारतीय मूर्तिकला का इसको क्या कहते हैं? शब्दकोश कहते हैं। तो इसका उत्तर विजय स्तंभ आएगा। एक और ये जो कीर्ति स्तंभ स्पेशल है ना, ये 7 मंजिला अलग से बनी है, जैन मंदिर है वो, ध्यान रखना। यहाँ पे कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति नहीं है, ये विजय स्तंभ इसका उत्तर हो जाएगा। बणिठनी चित्र किस शैली का है? तो बणिठनी किशनगढ़ शैली का है। इस बणिठनी चित्र का निर्माण ये पासवान थी नागरीदास सावंत सिंह की, और इस चित्र का निर्माण है मोर ध्वज निहाल चंद ने करवाया था, जिसे रियाज अली और एरिक डिक्सन ने प्रकाश में लाने का श्रेय, जिसको भारत की मोनालिसा कहा था। मंदिरों का विकास किस काल में माना जाता है? हमारे भारत में सबसे ज्यादा मंदिरों का विकास है वो गुप्त काल में माना जाता है। मिट्टी की मूर्तियों को आग में पकाकर बनाने की कला क्या कहलाती है? मिट्टी की जो मूर्तियां होती है उन्हें आग में पकाया जाता है, वो कला कहलाती है टेराकोटा। और टेराकोटा मुलेला गांव राजसमंद का प्रसिद्ध, टेराकोटा मुलेला गांव राजसमंद की प्रसिद्ध है। थेवा कला प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। उस्ता कला बीकानेर की प्रसिद्ध है। मुनवती कला या कवती कला जयपुर की प्रसिद्ध है। सालिम सिंह की हवेली, नथमल की हवेली और पटवों की हवेली किस जिले में है? बहुत का सालिम सिंह, नथमल, पटवों की हवेली, पेपर में बार बार ये क्वेश्चन आते हैं, तो ये जैसलमेर की प्रसिद्ध है। मूसी महारानी की छतरी किस जिले में है? तो मूसी महारानी की छतरी अलवर में है। कितने खंभों की है? 80 खंभों की छतरी है। 80 खंभों की छतरी अलवर में है। 84 खंभों की छतरी बूंदी में है। क्वेश्चन भी आ गया। 83 खंभों की छतरी बूंदी के अंदर स्थित है। किस शैली के चित्रों में कंदम वृक्ष को अधिक महत्व दिया गया है? किस शैली में कंदम वृक्ष को अधिक महत्व दिया गया है? और एक और याद रखना, चपटी पगड़ी का नाम भी आ जाए तो भी आपको मेवाड़ शैली यानी उदयपुर शैली करना है। 32 खंभों की छतरी किस दुर्ग में स्थित है? 32 खंभों की छतरी किस दुर्ग में है? तो रणथंभौर दुर्ग में स्थित है, जिसे न्याय की छतरी भी कहा जाता है। कौन सी? न्याय की छतरी भी कहा जाता है। एक 32 खंभों की छतरी मांडलगढ़ भीलवाड़ा में भी बनी हुई है। राजस्थान के राज्यों में सर्वप्रथम 29 सितंबर 1803 को किस राज्य ने अंग्रेजों के साथ संधि की थी? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी तारीख और महीना पूछा जाता है। 29 सितंबर 1803 को किस राज्य ने अंग्रेजों के साथ संधि की थी? तो भरतपुर ने की थी। और जब आपसे पूछे 1818 की संधियों में सबसे पहले किसने की थी, तो वो क्रोली ने की थी, और अंतिम में सिरोही ने की थी। हुड़ा सम्मेलन का आयोजन भीलवाड़ा में कब हुआ? हुड़ा सम्मेलन, तो हुड़ा सम्मेलन भीलवाड़ा में 17 जुलाई 1734 को हुआ था। मराठों को राजस्थान से बाहर निकालने के लिए सारे राजपूत राजा इकट्ठे होने के लिए कहा था। इकट्ठे कुछ हो गए, कुछ नहीं हुए, लेकिन अपने लालची स्वार्थ के कारण यह सम्मेलन असफल रहा। 1857 की क्रांति का प्रारंभ भारत में सर्वप्रथम कहां से हुआ? 1857 की क्रांति का प्रारंभ भारत में, तो भारत में मेरठ उत्तर प्रदेश से हुआ था 10 मई 1857 को। राजस्थान में 28 मई 1857 को नसीराबाद से, और इसकी निर्धारित तिथि थी वो 31 मई 1857। 1857 की क्रांति के समय मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? 1857 की क्रांति से तो क्वेश्चन आपका गलत होना ही नहीं चाहिए। मैं जब भी कभी आता क्रांति का नाम तो पक्का आ जाता, तो मोक मैसन थे, जिसकी गर्दन काटकर चेलावास काले गोरों का युद्ध हुआ था 18 सितंबर 1857 को, गर्दन काट के अवा के किले पर लटका दी। पूर्वी राजस्थान राजस्थान संघ की राजधानी कौन सी थी? जो दूसरा चरण था आपका 25 मार्च 1948, और इसकी राजधानी कोटा थी।
एकीकरण से पूर्व राजस्थान में केंद्र शासित प्रदेश था, वो कौन सा था? तो एकीकरण से पूर्व अजमेर, मेरवाड़ा, 19 रियासतें, 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश था, जिसकी विधानसभा को धारा सभा कहते थे और 30 सीटें वहां पे थी। अजमेर, मेरवाड़ा और राजस्थान की एकमात्र जनजाति जिसे भारत सरकार ने आदिम जनजाति समूह में शामिल किया, ये आपका उत्तर हो जाएगा सहरिया। ये आपके कितने क्वेश्चन? 107 क्वेश्चन आपको उपलब्ध मिले हैं। निचोड़ कक्षा 8 का है। जल्द ही आपके लिए कक्षा 9 का भी वीडियो आने वाला है। उस 9 वीडियो में 200 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, क्योंकि जैसे स्तर बढ़ता जाएगा क्वेश्चन भी बढ़ते जाएंगे, तो 200 से 250 क्वेश्चन उसमें मिलने के पूरे पूरे चांस बन जाते हैं। बस आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, जो भी हमारा वीडियो आता है उसे जरूर देखें, क्योंकि बहुत खास वीडियो आएगा। ये देख लेना वीडियो जो भी आएगा। सुबह 7 बजे की करंट तो छोड़ना मत भी, सुबह 7 बजे की करंट को तो हिलाना ही मत, देखना ही है। जरूरी नहीं कि सुबह 7 बजे देखो, दिन में आप कभी भी देख सकते हो, लेकिन 7 बजे हमारा रूटीन होता है, क्योंकि रूटीन पर अगर देख लो ना चाय के प्याले के साथ, तो वो स्वाद अलग ही होता है। अब एक तो आप सुबह उठ के चाय पीते हो, एक आप खाना खाने के बाद चाय पीते हो, उसका अंतर होता है। सुबह तो चाय सुबह की होती है, दोपहर की चाय दोपहर की होती है, शाम की शाम की होती है। अपनी अपनी जगह हर एक चीज होती है। बस बात यही कहूंगा, अध्ययन जरूर कीजिए, निरंतर कीजिए और अच्छे तरीके से कीजिए, क्योंकि सफलता आपके कदमों को निश्चित तौर पे चूमेगी। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।